नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुंबई के दौरे पर रहेंगे। तो राष्ट्रपति आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति मुंबई के बड़े कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों से भी बातचीत करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे फिनलैंड के राष्ट्रपति। आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी के साथ मुंबई के बड़े कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे राष्ट्रपति। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों से भी बातचीत करेंगे। तो आज का उनका कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से यह अहम जानकारी, जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज मुंबई के दौरे पर हैं। आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। पूरा कार्यक्रम क्या है आज को लेकर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। फिनलैंड के राष्ट्रपति करीब एक सप्ताह से भारत के दौरे पर हैं। होली के समय भी भारत का दौरा था और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात की और देश के तमाम हिस्सों मुलाकात करने के बाद आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। मुंबई को आर्थिक नगरी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी भी देश का कहा जाता है और वहाँ पर तमाम बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसको लेकर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो है कि कारोबारियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों से फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर की मुलाकात होनी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अलेक्जेंडर चाहते हैं कि फिनलैंड में भारतीय उद्योगपति निवेश करें और वहां उसके साथ व्यापार करें। यानी भारत के व्यापारियों और उद्योगपतियों और कारोबारियों का फिनलैंड के अंदर इन्वेस्ट हो और वहां के साथ बड़े कारोबारी डील हो। इनको लेकर आज बड़ी अहम बैठक हो सकती है और इस बैठक में कई चीजों पर फिनलैंड के राष्ट्रपति कारोबारियों के साथ ऐलान भी कर सकते हैं कि भारत के कारोबारी, उद्योगपति और व्यापारी वहां इन्वेस्टमेंट के साथ कारोबार करते हैं तो फिनलैंड की सरकार उनको क्या राहत दे सकती है, किन चीजों में सब्सिडी दे सकती है और किन एक्स्ट्रा सुविधाओं को उन्हें मुहैया कराएगी, इसको लेकर बात होगी। दूसरा सबसे अहम है कि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच में छात्रों की पढ़ाई के लेकर स्कॉलरशिप तमाम छात्र भारत के हैं जो फिनलैंड जाते हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको रिसर्च के क्षेत्र में स्कॉलरशिप छात्रों को दी जाती है और फिनलैंड भारतीय छात्रों को वहां अनुसंधान के लिए आमंत्रित कर सकता है। इस पर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कहा जा सकता है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर की जो आज 3 मीटिंग है, तीनों भारत के लिए सकारात्मक दिशा में और फिनलैंड और भारत के संबंधों को बढ़ावा देने, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, इन तमाम कूटनीतिक क्षेत्रों को फिनलैंड और भारतीय लोगों के साथ बातचीत होगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति आज मुंबई के बड़े कारोबारियों से मुलाकात करेंगे, छात्रों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के दौरे पर रहेंगे आज। तो अमित शाह आज भुवनेश्वर में प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। आपराधिक कानूनों पर लगाई गई है प्रदर्शनी। जनता को जागरूक करने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ओडिशा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ओडिशा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्या कुछ है उनके दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उड़ीसा के दौरे पर हैं और उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज कई कार्यक्रम लगे हैं। भुवनेश्वर के साथ साथ कटक में भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दो बड़े अहम कार्यक्रम उनके हैं जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हिस्सा लेना है। आपराधिक कानूनों के प्रति उड़ीसा के लोगों को जागरूक करने के लिए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहाँ पर उन तमाम कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। तमाम तरह के उनको नए नए सिरे से लोगों को समझाने के लिए उन नए आपराधिक कानूनों के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, उनका उद्घाटन है। और इन कानूनों को समझाने के लिए वॉलंटियर्स को भी लगाया गया है, जो आम लोग वहां पर देखने आएंगे, जानेंगे, समझेंगे, उनको बताने के लिए किया गया। ये कहा गया कि नया जो भारतीय न्याय संहिता है, इसको कैसे अब लोग जल्दी उससे फैमिलियर हो सके, जान सके और नए कानूनों जो आपराधिक कानूनों के प्रति कैसे सतर्क रहे। जरा सी भी गलती उनके जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ कर सकती है, इसको लेकर एक कार्यक्रम है। इसके अलावा जो भुवनेश्वर के अंदर फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, वहां पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर फोरेंसिक विज्ञान पर प्रयोगशाला है, उसका एक उद्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वहां पर जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उड़ीसा की जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है, मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री की एक बैठक होगी। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज ओडिशा के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आगे बढ़ते खबरों में राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने एलजी तरनजीत सिंह संधू का स्वागत किया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनियुक्त एलजी तरनजीत सिंह संधू का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। सीएम ने नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के लिए पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एलजी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। एलजी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपको एक बार फिर बधाई देती हूं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि हमें पूरा विश्वास है कि जनता आपके कूटनीतिक अनुभव से लाभान्वित होगी। आपके मार्गदर्शन में जन कल्याणकारी पहलों में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट किया है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता ने एलजी तरनजीत सिंह संधू के स्वागत के लिए पोस्ट किया। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से एलजी तरनजीत सिंह संधू के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? भारत सरकार की तरफ से दिल्ली के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल अब तक रहे विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया है। वहीं दिल्ली के नए एलजी के तौर पर तरनजीत संधू की नियुक्ति की गई। तरनजीत सिंह एक पूर्व राजनीतिक यानी विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वो अमेरिका के एम्बेसडर रहे हैं। इसके अलावा कई देशों में वो भारतीय विदेश सेवा में भारत के लिए काम करते रहे और खासकर अमेरिका की प्रवासी के दौरान तरनजीत सिंह ने भारत अमेरिका के संबंधों काफी मजबूत किया है। और अब उनकी दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की गई है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत करते हुए ये कहा है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के लिए तरनजीत सिंह उनका दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा, सरकार में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और दिल्ली के अंदर
जो काम काज है उसको और अच्छी तरह से आगे बढ़ा जाया जा सकता है। इसमें तरनजीत सिंधु साधा। इसे एक और पहलू के तौर पर देखा जा सकता है कि तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली के अंदर नए उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्ति मिलना और आगामी दिनों में पंजाब के विधानसभा चुनाव होना, उसका कनेक्शन भी देखा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति को कई तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी भारत सरकार के तरफ से अहम एक रणनीति के तहत नियुक्ति कहा जा सकता है। और इसे एक दिल्ली की जनता के तौर पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत करते कहा कि वो उम्मीद करती है दिल्ली की जनता के हितों को, दिल्ली के विकास के लिए वो अपने जो अनुभव है उसका फायदा पहुंचाएंगे। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखोई 30 फाइटर जेट विमान का रडार से संपर्क टूटा। असम में सुखोई 30 फाइटर जेट विमान का रडार से संपर्क टूटा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखोई विमान असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में क्रैश हुआ है। प्रशिक्षण मिशन पर निकला था वायुसेना का सुखोई विमान और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जोराहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। भारतीय वायुसेना ने अब शुरू किया तलाशी अभियान। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखोई विमान ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी। सुखोई आखिरी बार बता दें कि शाम को 7:42 पर संपर्क में था। तो भारतीय वायुसेना ने अब शुरू किया है तलाशी अभियान। सुखोई विमान ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आखिरी बार शाम को करीब 7:45 पर संपर्क में था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सुखोई 30 फाइटर जेट विमान क्रैश हो गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा आपके पास है, जरा वो दर्शकों को बताइए। ये वायुसेना का सुखोई 30 जेट फाइटर विमान है जो प्रशिक्षण के तौर पर उड़ान भरी थी। असम के जो पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान भर ही रहा था कि अचानक 7 बजे के बाद रडार से उसका संपर्क टूट गया और पहाड़ियों में वो क्रैश होने की सूचना अब तक आई कि वो विमान क्रैश हो गया। पहाड़ी क्षेत्र के जो आने वाले गांव हैं उनके तरफ से कहा गया कि विमान क्रैश हुआ था और क्रैश होने के बाद वो पहाड़ियों में गिर गया। फिलहाल वायुसेना की तरफ से सर्च अभियान जारी है। अब तक विमान के बारे में क्रैश होने के बाद कहाँ गिरा है, किस लोकेशन में, पहाड़ियों के अंदर तलाशी अभियान चल रहा है, इसकी जानकारी अब तक वायुसेना के पास पुख्ता नहीं मिल पाई है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि वायुसेना इसको लगातार सर्च ऑपरेशन जारी किए गए। तो ये असम के जो क्षेत्र है उससे करीब 5 किलोमीटर आगे जोरहाट इलाके में इसका संपर्क में था। उसके बाद वहां से संपर्क टूटा और असम की पहाड़ियों में जाकर ये गिरा है, क्रैश हुआ है। फिलहाल अब तक वायुसेना के तरफ से अपडेट का इंतजार किया जा रहा है कि इस विमान के हादसे में क्या कोई बचा है, कितना नुकसान हुआ है या फिर क्रैश होकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी है। धर्मकाटा चौराहे के पास फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दमकल की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आग के कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। जूही थाना क्षेत्र के फर्नीचर गोदाम में ये भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बर्रा 7 स्थित मुस्कान ढाबा के पास बने एक कबाड़ गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में बनी दर्जनों झुग्गी झोपड़ियों तक फैल गई। बताया जा रहा है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी कबाड़ का काम करते थे, जिससे वो बड़ी संख्या में ज्वलनशील सामान रखा हुआ था। आग की तेज लपटें और धुएं का गुब्बार देख दूर से ही दिखाई देने लगा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सर लेटे हुए थे, अचानक से आँख खुली, देखा पीछे से धुआं निकल रहा था और जब तक बाहर आए सोई आग पकड़ने लगी और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 1 घंटे बाद आई। जब बहुत फ़ोन किया, बहुत 1-1.5 घंटे बाद आ पाई। 1 घंटे बाद यहाँ प्लास्टिक का काम था, थोक व्यापारी थे प्लास्टिक। यहाँ 3-4 दुकानें मड़ियाँ थी, मतलब यहाँ पे हम लोग पिताजी यहीं लेटे थे, बाकी सब लोग चले जाते थे। बकरी थी लेकिन बकरी छोड़ के ढील के भगा दिया था अर्जेंट जी। सिलेंडर तो छोटा वाला था, उससे कोई चाय बनाने वाला। झुग्गियाँ तो काफ़ी झुग्गियाँ जल गई, लेकिन 3 गोदाम 3-4 थे यहाँ पे। हाँ नहीं ऐसी कोई, माल पूरा सर जल गया है। सुबह गाड़ियों के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं तो मुझे लगा कोई ऐसी घटना हो गई है। घर से बाहर आए तो यहाँ देखा कि 10-12 दुकानों में आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड भी थोड़ा लेट आया है, जिसके कारण आग ने अपना भयानक रूप साबित कर लिया था। 1 घंटे अभी तक 6-7 आई। ये लगभग 4-5 बीघा होगा। 500 मीटर के परिक्षेत्र में 500 मीटर के परिक्षेत्र में गोदाम से लेकर छोटी बड़ी दुकानें थी, जो लगभग अनुमानित 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम स्वतंत्री बंधानी, जिला उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। मैं जो खेती करती हूँ, जिसमें सारे मिलेट्स से हमारे बीमा करना इसलिए जरूरी है। जो किसान बीमा करते हैं, हम लोगों ने खुद बीमा किया। पिछले साल हमने 40,000 प्रीमियम जमा करा और उसका हमें 4 गुना मिला। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपके पास आपका स्वागत है।
एक और परंपरा हम बता रहे, 500 साल की अनोखी परंपरा। जी हाँ, बुंदेलखंड में होली का त्यौहार काफ़ी रोचक है, जिसमें अबीर, गुलाल और रंगों के तराबोर महिलाओं और पुरुषों ने टोलियों में सुरों के तान में तान डाला। यही नहीं, लेकिन हमीरपुर जिले के कुंडारा गांव की महिलाओं की एक और अनोखी परंपरा देखी गई, जिसमें पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित हुआ। होली के दिन पुरुषों को घर में ही रहना पड़ता है। महिलाएं गांव में रंगों के साथ ठिठोलियां करती हुई दिखाई देती हैं। अगर गांव का कोई पुरुष धोखे से भी महिला के बीच पहुंच जाए तो उन्हें महिलाओं को कपड़े पहनना भी और नचवाया भी जाता है, और विरोध करने पर पिटाई भी हो जाती है। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में कुंडेरा गांव में महिलाओं की इस होली का ऐतिहासिक 500 साल से अधिक पुराना बताया जा रहा है। होली ऐसे खेली जाती है कि फाग निकालती है और गाली गलौच जो आदमी मिल गए, लड़का मिल गए खोर में, गाली गलौच दिन जाती। औरतन की होली निकालती है। तो कब से खेली जाती है, कब से देख रहे हैं? या आदमी की हो जाती है तो तीज के दिन। हाँ, दोज का। कितने सालों से हो रही है? बहुत सालों से है, जब से हम आई गए। ऐसे खेली जाती है। 4-10 औरतें आ गई, ढोलक मजीरा बैठ के बजाते हैं, गाते हैं। फिर गा के जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब फिर गांव को निकलते हैं, खेरापति जाते हैं, फिर जानकी जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ दरियापुर से दूसरी फाग आती है, वहाँ की फिर हुई के फिर। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता आशीष द्विवेदी, सिद्धार्थ द्विवेदी, सिद्धार्थ जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जो 5 साल की प्रथा चल रही है, कैसे क्या उसको आप देखते हैं? दर्शकों को हमारे बताएं। बिल्कुल आपको बता दें कि जो अपना भारत देश है वो तरह तरह की जो पुरानी जो परंपराएं हैं उनको अपने आप में आज भी समेटे हुए नजर आता है। तो वहीं अगर बात करें हमीरपुर जनपद के कुंडारा गांव की, तो यहाँ भी एक इसी तरह की पुरानी प्राचीनतम जो परंपरा है, प्रथा है, उसको आज भी यहाँ के जो लोग हैं, गांव के निवासी हैं, वो आज भी जिंदा किए हुए हैं। लगभग ये जो प्रथा है वो 500 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जहाँ पर होली से ठीक एक दिन बाद जो गांव की तमाम महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बाहर दूसरी जगह जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर वापस लौट के आती हैं। तमाम महिलाएं एक साथ गांव में एक जगह इकट्ठी होती हैं। वहां पर होली का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। इस दौरान अगर कोई भी पुरुष उन महिलाओं को देखने की कोशिश करता है, उनके बीच में पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसको सजा के तौर पर बाकायदा लहंगा चुन्नी पहनाया जाता है, उससे नृत्य कराया जाता है, और अगर उससे भी कोई मना करता है पुरुष, तो उसको ऐसे में कोड़े बरसाने का काम कराया जाता है। महिलाएं ऐसे में उस पुरुष को सजा के तौर पे कोड़े बरसाती हैं। और वहीं महिलाएं हैं जो कुछ महिलाओं से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो परंपरा लगभग 500 वर्ष से ऐसी ही चली आ रही है। होली के एक दिन बाद हम लोग होली खेलने निकलते हैं, जिस दौरान जो बुंदेलखंड के पारंपरिक लोकगीत हैं उनका गायन किया जाता है, फाग का आयोजन किया जाता है। एक कुंडारा गाँव का प्रसिद्ध स्थान है खेरा बाबा, वहाँ से इस पूरी प्रथा का हर साल 10 साल शुरुआत की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ द्विवेदी। तो आपने देख रहे हैं कि किस प्रकार से 500 वर्ष पुरानी एक अनोखी परंपरा जो कि हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से दिखाई दी गई। अगली खबर पटियाला से। जी हाँ, पटियाला में जहाँ पे सनौर के में पहली बार होली के उपलक्ष्य में पालकी यात्रा का आयोजन हुआ। शहर में बढ़ चढ़ करके इस परंपरा की शुरुआत करने वाले में सहभागिता की। आयोजकों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सुंदर परिशस्त्र पहना करके पालकी में बैठाया। इसके बाद उनकी रवानगी हुई। यात्रा में के मुख्य बाजार से होते हुए विश्वकर्मा मंदिर तक पहुंची। इस मौके के दौरान यात्रा के मार्ग पर जगह जगह सामूहिक में खड़े श्रद्धालुओं और शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। साथ ही आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क,
जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Our focus is crucial. Building tomorrow's legal architecture, enhanced arbitration and judicial cooperation. In an era of global interdependence, disputes cross borders, digital economies challenge jurisdiction, and geopolitical shifts create susceptibilities. As the conference's conceptual background highlights, the future demands stronger arbitration framework, cross-border judicial cooperation, and adaptive legal institutions capable of delivering justice beyond national boundaries. Today's panel brings